धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हमारा 1 जनवरी का सबसे पहला लेक्चर जो है 7 बजे का वह शुरू हो रहा है और आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे कि गर्भधारणा के लिए जब रजोदुष्टि हो जाती है तो किस तरह से विचार करना चाहिए, क्योंकि रजोदुष्टि के पेशेंट हमारे पास बहुत आती हैं लेडीज लोग। क्यों रजोदुष्टि रहती है ना, तो उसकी वजह से भी गर्भधारणा नहीं हो पाती। तो हमें इसके बारे में विस्तार से विचार करना चाहिए और डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसे ही पेशेंट आते हैं। अगर हम जब तक रज की शुद्धि नहीं करेंगे, क्योंकि शुद्ध आर्तव और शुद्ध शुक्र के संयोग से ही गर्भधारणा हो सकता है। तो रजोदुष्टि अगर है तो किस तरह से सोचना चाहिए, क्या चिकित्सा करना चाहिए, आयुर्वेद का जो सिद्धांत है उसमें क्या है, वो हम लोग को जानना और समझना बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ पर 1-2 लोगों को को-होस्ट बना दिया है, आप लोग थोड़ा देखिए। अगर किसी कारणवश मेरा नेटवर्क चला जाए तो आप लोग इस सेशन को चलते रहने दीजिएगा 8 बजे तक। अब मैं रजोदुष्टि पे कुछ बताऊंगा, फिर आप लोग भी अपना अपना अनुभव शेयर करिएगा। दोष संसर्ग से जो मतलब दोषों का संसर्ग जब होता है, जैसे वात पित्त, पित्त कफ वात कफ, या स्वतंत्र रूप से वातज पित्तज कफज, या फिर तीनों दोष सन्निपात, इन सब से जब दुष्ट हुआ जो रज है और उसका स्वरूप जब वृद्ध हो जाता है, मतलब रज वृद्ध अवस्था में जाता है, बढ़े हुए अवस्था में जाता है या क्षीण अवस्था में जाता है, तो इसमें अलग अलग कंडीशंस रहती हैं। धातु उपधातु के मल के वृद्धि और क्षय के निमित्त रूप ऐसा दिखता है कि जैसे धातु और उपधातु, जैसे रस और रक्त, इनका वृद्धि हो गया तो उसका इफेक्ट जरूर रज पे आएगा। अगर रक्त का क्षय हो गया या वृद्धि हो गया रक्त का, तो उसका भी इफेक्ट रज पे आएगा। अगर शुक्र का वृद्धि हो गया या क्षय हो गया, उसका इफेक्ट रज पे आएगा। मतलब हर धातु, मांस का वृद्धि हो गया या मांस का क्षय हो गया, उसका भी इफेक्ट जरूर रज पे आएगा। तो हमें ना ये समझना जरूरी है कि दोषों का संसर्ग और धातुओं का बढ़ना, उपधातु का बढ़ना, मलों का बढ़ना या क्षय होना, इसका कारण जो है, इसका जो मतलब ये जो चीजें होती है उसका इफेक्ट जरूर रज पे आता है। जो मेंसेस का जो ब्लीडिंग होता है 5 दिन, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है, उस पर जरूर पड़ता है। दोषों का प्रकोप का परिणाम के रूप में यह वृद्धि या क्षय होता है। और दोषों का साक्षात संबंध उसमें होता है ऐसा नहीं है, उसमें इनडायरेक्ट वे से धातु धातु और मलों को दूषित करके इस तरह से इफेक्ट होता है। और दूसरा है कि धातु मलों का और दोषों का साक्षात संबंध होता है। धातुओं का और मलों का, जैसे कि रक्त का, हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते वात और पित्त डायरेक्ट जाके कर रहे हैं, लेकिन हाँ धातु और मलों के मतलब जैसे बोलेंगे दुष्टावस्था जब रहती है उसका डायरेक्ट इफेक्ट रज पे पड़ता है। जैसे कि अगर पुरुष जो है वो शरीर से साफ नहीं हो रहा है तो वो जरूर रज को दूषित करेगा डायरेक्ट। उसी तरह से स्वेद प्रवृत्ति कम होना या ज्यादा होना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो पहले गर्भिणी सॉरी जो माताएं बहनें जो किचन में बहुत ज्यादा काम करती थी और चूल्हे के पास काम करती थी, कंटिन्यू हीट मिलता था, उनको कंटिन्यू पसीना आता था, उनका इफेक्ट जरूर रज पे पड़ता था।
तो या फिर खड़े रह के काम करना, जहाँ पे स्वेद प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हो, उसका इफेक्ट डायरेक्ट रज पे आता है। तो ये और इसी तरह से रक्त की वृद्धि होना या रक्त का क्षय होना, बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो गया या धातु क्षय हो गया, तो उसका इफेक्ट रज पे जरूर आता है। हैवी ब्लीडिंग का मैं नहीं बोलूंगा कि रक्त ज्यादा निकल गया, तो वो रज पे जरूर इफेक्ट आता है। तो धातु और मलों का दुष्टावस्था का साक्षात संबंध रज पे आता है। तो हमें इसीलिए इन सबको जानना बहुत जरूरी है, बहुत तरह से सोचना जरूरी होता है। अब हम रज जो है वो मेंसेस के टाइम पे निकलता है स्त्रियों के शरीर से। तो उसमें ऐसा बताया है, सुश्रुत शारीर स्थान दूसरा चैप्टर में 4 नंबर का श्लोक, इसमें ऐसे बताया है कि तेषु वात वर्ण वेदनम वातेन, मतलब वात का वर्ण से वात के कलर इस तरह से रज आता है, तो वो वातज रजो दृष्टि होती है। पित्त वर्ण वेदनम पित्तेन, पित्त का वर्ण और पित्त की वेदना युक्त पित्त में आता है। श्लेष्म वर्ण वेदनम श्लेष्मणा, जब कफ का वर्ण का और कफ के वेदना, अब ये वेदना जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है। कुणभ गंध्यल पल्पम च रक्तेन ग्रंथि प्रभुतम श्लेष्म वाताभ्याम पुतिपोय निभम पित्त श्लेष्माभ्याम क्षीणम त्रागुवतम पित्त मारुताभ्याम मूत्र पुरुष गंधी सन्निपातेति। मतलब ये बोल रहे हैं कि कुणभ गंधी जब रक्त रहता है, रज रहता है, तो उसका एक अलग रहता है, ग्रंथि वाला रहता है वो अलग रहता है। उसी तरह ग्रंथिभूतम जो रहता है वो वायु और कफ की वजह से होता है। पुतिपोय निभम जो है वो पित्त और श्लेष्मा की वजह से होता है। क्षीण जो होता है वह पित्त और वायु की वजह से होता है। मूत्र पुरुष गंधी जो रहता है वह उनका संयोग से होता है। मतलब ये अलग अलग अवस्थाएं रहती है। और जिस तरह से 8 प्रकार का शुक्र दृष्टि होता है, उसी तरह से 8 प्रकार की रजो दृष्टि भी बताई गई है। फिर वो बोल रहे हैं कि तेषु कुणाप ग्रंथि पुतिपोय क्षीण रहते से कृच साध्या, मतलब कुणप ग्रंथि और पुतिपोय वाला जो रहता है रेतस, और रेतस से मिश्रित जो रहता है वह कृच साध्य बताया। मूत्र पुरुष रहता असाध्यत्वा भवति, अगर इसमें मूत्र पुरुष और पुरुष का डायरेक्ट संबंध आ रहा है तो यह असाध्यता की तरफ आ जाता है। अब हम मेन जो प्रकार है कि रज जो है ये वायु से, या रज जो पित्त से, या रज कफ से, ये तीनों दोषों से जब दूषित हो जाता है या रक्त से दूषित हो जाता है तो इसमें अलग अलग विकृति आ जाती है। उसी तरह से एक दोषज या द्विदोषज या त्रिदोषज, इसके वजह से अगर दूषित हो जाते हैं तो उसके अलग टाइप होते हैं। तो जैसे कि हम एक एक पढ़ते हैं, तो रज जब वायु से दूषित हो जाता है तो फिर ब्राउनिश कलर का आएगा, काला आएगा, काला जैसा आएगा, ऐसा रज को वो रंग प्राप्त हो जाता है। वायु का प्रकोप अगर बहुत ज्यादा हो गया तो फिर पूरा गर्भाशय में, योनि प्रदेश में, गर्भाशय ग्रीवा में, सर्विक्स एरिया में, या लोअर एब्डोमेन में, या थाइज में, सब जगह क्या होगा कि वेदना होगी। तो तोदवत वेदना, भेदनवत वेदना, सुई चुभोने की तरह तोदवत वेदना या फिर भेदन करने की तरह वेदना होती है। और वो मेंसेस के पहले हो सकती है या ड्यूरिंग मेंसेस होते हैं, ये बहुत ज्यादा ऐसे कंडीशन में देखने को मिलता है। तो ये वातज रजो दृष्टि है। उसके बाद में पित्त के दूषित होने से रज में नीले रंग का या पीले रंग का वर्ण आ जाता है, और ओष चोष ऐसा बताया है, जैसे जलाया हुआ इस तरह का वेदना होता है, जैसे कि कोयला जल रहा है उस तरह का वेदना बहुत ज्यादा होता है, खींच रहा है बहुत ज्यादा, इस तरह से वेदना होता है। और रज को पित्त के वजह से एक अलग तरह का दुर्गंध आने लगता है। ये पित्त के दूषित होने से रजो दृष्टि होती है। कफ के दृष्टि के वजह से क्या होगा कि रज का रंग जो होगा वो फीका फीका होगा, और वहां पे कंडू होगा, खुजली बहुत ज्यादा आएगी, गुरुता होगी, और वहां वेदना जो होगी वो मंद मंद वेदना होगी। और विस्त्र गंध, जिस तरह से सड़ी हुई मछली का बदबू आता है उस तरह का रज को ये एक अलग तरह का स्मेल आने लगता है। उसी तरह से रज जो है दूषित रक्त से अगर दूषित हुआ है तो रज को जिस तरह से डेड बॉडी होता है, डेड बॉडी का जो स्मेल होता है, जो सड़ा हुआ डेड बॉडी रहता है, वैसा गंदा स्मेल आने लगता है जब दूषित रक्त अगर रज में मिल जाता है तो इस तरह से हमें ये देखना चाहिए। अगर कफ और वायु इसके संसर्ग से रज की दृष्टि हो रही है तो रज जो है वो गांठ गांठ क्लॉट्स आते हैं, ग्रंथियुक्त होता है। आप लोग भी प्रैक्टिस में ऐसे पेशेंट बहुत आते होंगे तो बोलते हैं कि हमें क्लॉट्स आते हैं, और वो क्लॉट निकलते टाइम बहुत वेदना होती है, क्लॉट निकल जाने के बाद थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये कफ और वायु के वजह से ये ग्रंथियुक्त बन जाते हैं। अगर पित्त और कफ का संयोग रहता है तो रज को पूय स्वरूप प्राप्त होता है, मतलब पस जैसा उसमें से रज प्रवृत्ति होने लगती है और बहुत सड़ा हुआ स्मेल आने लगता है।
इसकी तरह से वात और पित्त की वजह से ये अल्प रहता है, और इसी तरह से अलग अलग दोषों के हिसाब से सन्निपात से जो रहेगा वो तीनों दोषों के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। सन्निपात में रज को मूत्र पुरुष जैसे स्मेल आने लगती है, उसका स्वरूप भी रज को मूत्र और पुरुष जैसा ही आने लगता है। तो ये 8 प्रकार का जो दुष्टि है वह अपने ग्रंथकारों ने बताया है। उसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो कुणव ग्रंथि पुतिपोय क्षीण ऐसे जो रजो दुष्टि वो कृच साध्य, मूत्र पुरुष स्वरूप रजो दुष्टि असाध्य माना गया है। अब रजो दुष्टि की चिकित्सा करते समय जब हमारे पास ऐसे पेशेंट आ रही हैं और उनको इनफर्टिलिटी है, और ये वातज रजो दुष्टि, पित्तज रजो दुष्टि, कफज रजो दुष्टि, ग्रंथि युक्त रजो दुष्टि, या फिर पुतिपुय युक्त ऐसे रजो दुष्टि, या फिर ऐसे अलग अलग जो 8 टाइप बताए हैं उस तरह से अगर आ रहे हैं तो हमें सबसे पहले शोधन चिकित्सा का कोशिश करना चाहिए कि शोधन हो जाए। तो इसमें वमन, विरेचन बस्ती, अनुवासन बस्ती, उत्तर बस्ती और पंचकर्म में जितने भी ये बताया जो बेस्ट है वो हमें देने का कोशिश करना चाहिए। तो वमन के लिए हम लोग मदन फल, यष्टि मधु, वचा जैसे द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। विरेचन के लिए हम लोग निशोत्तर, त्रिफला, स्नुही, इच्छा विधि रस, नाराज रस, अश्वकंचुकी रस, त्रिवितलेहम या एरंड हरित की, ये सब का प्रयोग करते हैं। अगर बस्ती देना है तो हम लोग दशमूल काढ़ा का प्रयोग करते हैं, और युक्ति पूर्वक हम लोग इनको सेलेक्ट करते हैं कि पेशेंट के लिए क्या इफेक्टिव रहेगा। दशमूल काढ़ा का प्रयोग करते हैं। उत्तर बस्ती के लिए त्रिफला, नीम पत्र, धमासा इनका काढ़ा का प्रयोग करते हैं। या फिर वाताधिक्य है तो स्नेहन के लिए एरंड तेल, तिल तेल का प्रयोग करते हैं। और फिर नस्य का भी प्रयोग करते हैं, रक्त मोक्षण का भी प्रयोग करते हैं। शोधन के बाद शमन के लिए अलग अलग द्रव्यों का कल्क का प्रयोग करते हैं। पिचू रखाते हैं, योनि पिचू रखाते हैं। उसी तरह से जो औषधि है, हितकर औषधि है, उससे हम योनि धावन भी कराते हैं। कल्क में करंज का प्रयोग, नीम का प्रयोग, निर्गुंडी, अर्क, इनके पत्तों का हम लोग कल्क बना के और तिल का कल्क बना के उसका प्रयोग कराते हैं। पीचू में हम लोग अच्छा वस्त्र लेते हैं जो शुभ्र हो, मृदु हो, और रेशमी वस्त्र हो या कॉटन का वस्त्र हो और अच्छा हो, उसमें यथा दोष यथा लक्षण हम लोग मधु का प्रयोग करते हैं, या करंज तेल, पारिभद्र तेल, नारायण तेल, बला तेल, शुद्धोदघृत, ऐसे अलग अलग हम लोग पिचू रखाते हैं। धावन के लिए पंचवल्कल क्वाथ, नीम पत्र, लोद्र का प्रयोग करते हैं, तुरटी का प्रयोग करते हैं, अशोक, मोचरस और फिर बबूल का छाल, इन सब का प्रयोग जब हम लोग करते हैं उनका काढ़ा या फांट बना के और हम लोग धावन कराते हैं तो बहुत ही अच्छा फायदा हो जाता है। मैं और बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप लोग भी बोलिए और फिर मैं एक एक जो वातज रज्जु दुष्टि पे क्या देना है, पित्तज पे क्या देना है, स्पेशल क्या चिकित्सा बताया है ग्रंथकारों ने, अष्टांग संग्रहकार ने क्या बताया वो मैं बताऊंगा। पहले आप लोग थोड़ा बोलिए। आप लोग, डॉक्टर शशि मैम आप कुछ बताइए, रजो दुष्टि का आप लोग का क्या विचार है, आप लोग का क्या अनुभव है? गुड इवनिंग सर। जैसे आपने बताया कि जितने भी रजोदोष होते हैं वो वात पित्त कफ से ही होते हैं। जैसे वात की दृष्टि है तो वैसे रज का जो कलर है वो ईशत कृष्ण बोला जाता है, तो बहुत हल्का सा अगर उसमें ब्लैक कलर दिख रहा है तब तो वो नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर भी उसमें क्लॉट है, जैसे कफ वातस दृष्टि होती है या कफ और पित्त की दृष्टि होगी तो पुती मतलब फर्स्ट फॉर्मेशन होता है, रक्तज उसमें साथ में रक्त के साथ में पित्त की दृष्टि होती है तो मोस्ट वाली शायद कुड़प गंधी या शव की तरह होता है। तो अलग अलग तरह का होता है, जैसे आर्तों में एक अपनी स्मेल होती है पर्टिकुलर सी, लेकिन अगर उसमें कुछ भी बहुत अलग से स्मेल आ रही है, बहुत ज्यादा पंजेंट स्मेल है, कुछ भी है, तो उस वक्त हमें किसी न किसी दोष के बारे में समझना चाहिए। जैसे ऐसे तो मतलब नॉर्मली ये समझ में नहीं आता है, कुड़प गंधी भी बहुत लेकिन बहुत सड़ी सी गंदी सी स्मेल आ रही है तो मतलब समझ सकते हैं कि कुड़प गंधी है। जैसा आपने बताया कि पेशेंट आते हैं तो हम लोग जब पूछते हैं, जैसे खासकर डिस्मेनोरिया वगैरह के केसेस में पेशेंट से पूछते हैं तो पेशेंट का कहना रहता है कि हाँ क्लॉट निकलता है, और जब क्लॉट निकलता है तब उनको आराम आ जाता है, मतलब उस ब्लड को निकलने में तकलीफ हो रही थी, इस वजह से भी तकलीफ हो रही होगी। हो सकता है कि भाई वो ग्रंथि फॉर्मेट में आ गया तो वहां पर जो भी चीजें लिक्विड फॉर्मेट में होती हैं ज्यादा इजिली निकल सकती हैं उस पाथवे से, तो इसलिए भी उनको तकलीफ होती है। और लिक्विड पास भी अच्छे तरीके से कहीं से भी हो सकता है क्योंकि सरगुर की प्रॉपर्टी उसमें ज्यादा होती है। तो पेशेंट इस तरह की जब भी कंप्लेन करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो डाइट में हम लोग चेंजेस करते हैं वो ये बोलते हैं कि जैसे आजकल के लोग हैं मेजोरिटी बच्चे जो हैं जिनको पीरियड्स वगैरह आना शुरू होते हैं उनको तो ख्याल रहता नहीं कि उस टाइम में भी वो आइसक्रीम वगैरह खा रहे हैं या ठंडी चीजें खा रहे हैं या फ्रिज के और आइटम खा रहे हैं। तो सबसे पहले उनको यही मना किया जाता है कि पीरियड के एटलीस्ट 2-3 दिन पहले से ही बेटा कुछ भी ठंडा नहीं खाओ, फ्रिज का नहीं खाओ,
और कोशिश करो घर का खाना और लाइट डाइट खाओ जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, क्योंकि अगर भारी चीजें खाते हैं तो गैस बनती है, वात की दृष्टि होगी तो उसकी वजह से भी उनको तकलीफ आएगी। कई बार उस दर्द में हम लोग बोलते हैं भाई गर्म पानी की सिकाई कर लो, तो उससे भी वो इजिली पास होता है, तो हो जाता है। उसके अलावा फिर अकॉर्डिंग टू, जैसे मान लीजिए अगर प्लॉट्स वगैरह ज्यादा बन रहे हैं तो जो ग्रंथि रज फॉर्मूला है या अष्टांग हृदयकार ने दिया है शारीर स्थान में सेकंड चैप्टर में, मतलब पाठा त्रिकटु और इंद्रियो जो है, तो उसको दिया जा सकता है। हालांकि मैंने उसको कम चलाया है, मैं अधिकतर आरोग्यवर्धिनी और खांचनार ही ज्यादा चलाती हूँ कभी, चाहे क्लॉट की प्रॉब्लम रहती है चाहे कुछ और की प्रॉब्लम रहती है। साथ में वातानुलोमन करना ही करना है। कैस्ट्रोल अगर शुंठी के साथ देते हैं तो आम पाचन भी होगा और वात का बहुत बढ़िया से अनुलोमन होगा। और ऐसे सारे केसेस में बस्ती चिकित्सा, खास करके मात्रा बस्ती जो दी जाती है कि पीरियड खत्म होने के 10 दिन बाद से शुरू कर दिया, 10th डे से हम अल्टरनेट डेज दे दें या हर वीक में 5 दिन दे दें या आने से पहले हफ्ते भर पहले दे दें, तो उससे भी पेशेंट को काफी आराम हो जाए। क्योंकि जो कुछ भी लोग पित्तवर्धक आहार विहार लेते हैं तो अधिकतर उस केस में ड्राइनेस बॉडी में बहुत ज्यादा होती है, एक तरीके से कहें कि वात की दुष्टि हुई रहती है पित्त की वजह से भी, या गर्मी बहुत ज्यादा, तो उस वजह से भी पेशेंट को तकलीफ आती है। तो ये वातानुलोम जो भी चीजें हैं उनसे काफी आराम आ जाता है। जैसे नाभि पूरण कराना, कैस्ट्रोल का अंजना मैम बताते भी हैं, और उससे सच में भी होता है कि अगर कोई भी इंसान नॉर्मल भी जिसको नहीं प्रॉब्लम है, वो कैस्ट्रोल से लगातार नाभि पूरण करे 1-2 महीने लगातार, उसके बाद उसको खुद ही मतलब उसका जो एब्डोमेन है उसको बताएगा, वहाँ का सॉफ्टनेस लेवल एक अलग लेवल का है। जैसे अगर एब्डोमेन में टेंडरनेस वगैरह है या गैस वैस बहुत ज्यादा बनता है, तो कैस्ट्रॉल का नाभि पूरण रोज रात में करें तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। ऐसे इन सारे केसेस में। और इसमें जो है रस पाचक और रक्त पाचक वगैरह चलाना भी सर अच्छा रहेगा, क्योंकि रस का जो मल है, मतलब रस की उपधातु आर तो है, और तो उससे भी इसलिए रस पाचक और रक्त पाचक जैसी जब चीजें चलेंगी तो ये बढ़िया रिजल्ट आएगा। जी सर, थैंक यू सर। अच्छा बताए मैम। और डॉक्टर मंदाकिनी मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी रजो दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में? डॉक्टर मंदाकिनी मैम सुन पा रही हैं? डॉक्टर मंदाकिनी मैम तक आवाज नहीं जा रही है शायद। यस सर, यस सर, सुन पा रही हूँ। हाँ बताइए। हाँ सर, अगर रजोदुष्टि की बात की जाए तो पहले तो मेन हम लोग कारण ही देखते हैं कि वो रजोदुष्टि हुई क्यों है। क्योंकि उससे जैसे कि आजकल के जो बच्चे हैं या फिर जो लेडीज हैं, सबका जो है शेड्यूल ऑफिस वाला है और बच्चों का स्कूल वाला है, और मोस्टली जब सब वर्किंग होते हैं तो बच्चों का खाना बाहर और लेडीज का भी खाना बाहर होता है, या फिर ऑफिस में जो होती है उनका भी हो जाता है। तो सर इसमें कहीं ना कहीं ग्रहणी दृष्टि तो हमेशा मिलती ही मिलती है। और ग्रहणी दृष्टि के साथ साथ में क्या होता है कि सर उनका जो भूख का पैटर्न होता है, जब भूख लगी तो क्लास चल रही है तो वहां पे कुछ नहीं खा सकते, या फिर लेडीज हैं जो मीटिंग में है, तो ये तो उनका सर मिथ्या आहार विहार तो चलता ही रहता है। उसके साथ में क्या होता है कि वो पूरा पोषण तो वो ले ही नहीं पाती हैं, क्योंकि सुबह उनके पराठे बन जाते हैं, नाश्ता बन जाता है, वही लेके वो खाती भी हैं और लेके भी चली जाती है। फिर रात को भी वो सोचती है कुछ हल्का फुल्का हो जाए, तो लाइक दाल चावल कुछ ऐसे बना लेती है। तो सर टोटली मैं यहाँ पे रजो दृष्टि को अगर ब्लेम करना चाहूंगी तो वहाँ सर पोषण को ब्लेम करना चाहूंगी। उसके बाद जो चिंता एक तनाव है सर, तो वो चिंता तनाव भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद इसी तनाव और पोषण के चलते सर जो क्या कहते हैं, थायराइड वगैरह के बच्चे थायराइड हो जाता है, पीसीओडी हो जाता है। तो रजोदृष्टि केवल एक ऐसे ही नहीं गिन सकते हम लोग, ये एक तरह से रजोदृष्टि कोई हर किसी में मिल जाता है। तो जैसे तो इस तरह से सर जब उसका पूरा अच्छे से केस चेकिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें फिर जब जिस हिसाब से अगर दिखता है कि हाँ अगर उनका खान पान पोषण नहीं सही है, तो उनको उस तरीके से बताया जाता है। आजकल सर देखिए, जब हमारे ग्रंथों में जो बताया जाता था ना कि आपको जब वहां पे मासिक होता है तो गृहिणियों को इतने दिन तक रजस्वला को इतने दिन तक रखा जाता था, और किसी को कुश पे सुलाते थे, किसी को कुछ सुलाते थे। लेकिन वो एकदम सही था सर, इसलिए सही था क्योंकि आज भी रजस्वला परिचर्या अगर देखा जाए तो सर उसमें आराम देना उनका मोस्ट एक एफर्ट होता था। क्योंकि आजकल की लड़कियां जो है पीरियड्स के टाइम में भाग दौड़ है, मानसिक तनाव है, उन सबों से वात जो दूषित हो रही है या कफ का जो भी प्रकोप बढ़ रहा है, वो उससे रिलैक्सेशन के लिए होता था। लेकिन आज हम आधुनिक युग में सर ये सोचते हैं कि ये सब तो बेकार की बातें हैं, तो ये बेकार की बातें नहीं है, ये सब अच्छी बातें थी। और
स्पेशली उनको खाने के लिए बहुत हल्का पथ्य सुपाच्य दिया जाता था। वो इसीलिए दिया जाता था कि ग्रहणी दृष्टि उस समय हो ही रही होती है, या तो लड़कियां उस समय कंप्लेन कर रही होती कि मुझे लूज मोशन हो गई या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, तो उनको हल्का सुपाच्य ही दिया जाता था। और जैसे बोलते थे ना सर कि उन्हें ऐसे भिखारियों की तरह देते थे कटोरे में, वो भिखारियों की तरह कटोरे में नहीं, वो एक मात्रा होती थी, मतलब मेरा तो समझना यही है। तो इस हिसाब से जो हमारा पुराना उसमें जो बनाया गया है पैटर्न, तो वो सर डेफिनेटली सही है। और चूंकि समय बदल चुका है तो हम उतना कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आहार विहार को और उस हिसाब से अपनी जो अग्नि को हम मेंटेन करते हुए अपनी परिचर्या को सही कर सकते हैं। सर रजो दृष्टि में तो मैं मेरा तो अशोकारिष्ट है, दशमूलारिष्ट है, ये मैं देती हूँ। और इसके साथ में जब कभी कभी क्या होता है कि जो ये कुड़ब गंधी वाला आपने बताया मेरे को, अभी आजकल मैं वो मरीज ट्रीट भी कर रही हूँ, तो उसके लिए सर मेरे को पुष्यानुक चूर्ण, प्रद्रांतक रस है, और सर ये क्या कहते हैं अशोकारिष्ट के साथ मेरा सर काफी अच्छा चलता रहता है ट्रीटमेंट। क्योंकि अशोकारिष्ट मुझे लगता है कि आप किसी को अगर ज्यादा वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है उसमें भी आप दे सकते हो कॉम्बिनेशन चेंज करके, और अगर कम हो रही है तो आप उसमें भी दे सकते हो कॉम्बिनेशन चेंज करके। तो यही सर, और साथ में अगर ब्लीडिंग परवेजाइनल ब्लीडिंग ज्यादा है तो वहाँ बोल भद्र रस है और चंद्रप्रभा वटी है। तो ये सर ये सारे सब कुछ यूज करके हम लोग इसको टैकल कर लेते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आपने मैम, थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोलिए, लेकिन पहले मैं और कुछ बता देता हूँ फिर आप बोलिएगा। अभी ग्रंथकारों ने क्या बताया, अष्टांग संग्रहकार ने इस पे बताया है वातज रजोदुष्टि, पित्तज रजोदुष्टि, हर रजोदुष्टि पे कुछ अलग अलग वनस्पतियां और कुछ ट्रीटमेंट बताए हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अष्टांग संग्रहकार शारीस्थान में पहला चैप्टर में 40 नंबर का श्लोक में ऐसा बोलते हैं कि यथा स्वम यत्र यद औषधम यत् तत्र योनो कल के पिचु भी देयम, मतलब अपने अपने जैसे जैसे दोष प्रकोपित हुए हैं वैसे वैसे औषधियों की योजना करें और योनि में कल्क या पिचु या बस्ती, उत्तर बस्ती, धावन, शमन औषध ये सब का प्रयोग करें जैसे जैसे दोषों का प्रकोप हुआ है। अब वातज रजोदुष्टि पे क्या बोल रहे हैं, अष्टांग संग्रहकार शारीस्थान में पहला चैप्टर में 31 नंबर का श्लोक में बोल रहे हैं वातजे पुष्प दोषे, मतलब वातज पुष्प दोष रजो दोष है, उसमें भारंगी मधुक भद्र दारु सिद्धम सर्पिष्पानम काश्मीर शुद्र साह सिद्धम व क्षीरम मधुकम श्रृगाल विन्ना कलकम सर्पिस पय सर्पिस सहितम प्रियंगु तिल कलकम व योनो धारियत सरल मुदपर्णी कषाय प्रक्षालनम। इसका मतलब यह है कि भारंगी मूल, यष्टि मधु, देवदार, इनसे सिद्ध किया हुआ घी या फिर काश्मीरी सिद्ध घृत, काश्मीरी मूल से घृत या फिर रिंगणी कंटकारी उसके पंचांग मूल वगैरह का सिद्ध किया हुआ, या फिर जो शेवंती नाम का वनस्पति है सहा सिद्धम ऐसे बोल रहे हैं, इसका सिद्ध किया हुआ जो दूध है क्षीरपाक ये पीने के लिए प्रयोग करना है, या फिर यष्टि मधु उसका कल्क दूध या घी इसको सिद्ध करके इसको पीने के लिए वातज रजोदुष्टि में देना चाहिए। उसी तरह से प्रियंगु का प्रयोग करें, तिल का कल्क का प्रयोग करें, और वह प्रियंगु और तिल का कल्क का योनि में कल्क के रूप में रखने के लिए बोला है। या फिर सरल वनस्पति है मुद्गपर्णी जो है, इसका काढ़ा प्रक्षालन के लिए प्रयोग करें, तो इससे वातज रजोदुष्टि में फायदा हो जाता है। पित्तज रजोदुष्टि है तो उसके लिए श्लोक में बोला है कि पित्तजे काकुली द्वयम विदारी मूलक्वात उत्पल पद्म क्वाथम मधुक पुष्प काश्मर्य फल क्वाथम व स शर्करम पिबेत श्वेत चंदन क्वाथम व स शौद्रम धव धातकी कलकम व घृतेन व मधुर मधु रसमृदिका कलकम शम्या गवाक्षी क्षीरम विरेखा चंदनम पयस्या कलकम योनो धारियत गैरिकारिष्ट कषाय प्रक्षालनम। इसका मतलब यह है कि काकोली जो मतलब पित्त पे काम करने वाले काकोली, शीर काकोली, इनका कंद, विदारी कंद इनका काढ़ा, या कमल या पद्म काष्ठ इनका काढ़ा, या फिर जो महुआ का जो फूल होता है या काश्मीरी का फल है इसका काढ़ा बना के ठंडा करके इसमें चीनी डाल के या मिश्री डाल के इससे पीने के लिए देना है या योनि धावन के लिए देना है, जो पित्तज रजोदुष्टि होती है। तो जो सफेद चंदन है उसका काढ़ा मधु डाल के पीने के लिए बोला है, ठंडा करके मधु डाल के पीने के लिए बोला है। या फिर जो धातकी पुष्प रहता है या धमासा रहता है इसका कल्क या ज्येष्ठ मध हो गया या मनुका किशमिश हो गया, इसका कल्क घी के साथ मिक्स करके लेने के लिए बोला है। या आरगवद या इंद्रायण फल इनका सिद्ध किया हुआ दूध है वो विरेचन के लिए प्रयोग करना है। पित्तज रजोदुष्टि में चंदन और इनका कल्क जो है चंदन और ऐसे जो पित्त शामक द्रव्य है उनका योनि में कल्क को धारण करना है,
या गैरिक का प्रयोग करना है, अरिष्टक फल का प्रयोग करना है। गैरिक या अरिष्टक फल से योनि धावन करने के लिए बोला है, उनका काढ़ा बना के। तो ये पित्तज रजो दुष्टि में बताया। कफज रजो दुष्टि में बोल रहे हैं कि अष्टांग संग्रह शारीरस्थान पहला चैप्टर में तीसरा नंबर 33 नंबर का श्लोक में बोल रहे हैं, श्लेष्म के कुटज कटुक अश्वगंधा क्वाथम पिबेत सब माक्षिकम वाशीरि वृक्ष प्रवाल क्वात मेतेषाम मेवा चूर्णम मधु घृताभ्यम लियात मदन फल कषायण वमनम तत्कल्कमेव च योनो धारयत लोद्र तिंदु कषाय प्रक्षालन बस्ते मेष मूत्रम वा। मतलब कुटज का प्रयोग करें, कुटकी का प्रयोग करें। कफज रजो दुष्टि में अश्वगंधा मूल का काढ़ा, इसको इंटरनली ले। श्री वृक्ष है जैसे बरगद है, वड़ है, उदुम्बर है, पीपल है, ये पारस पीपल है, इन सब के जो पत्तों का जो काढ़ा है वो बना के घी डाल के पीने के लिए प्रयोग करें, या मधु के साथ उनका कल्क को चाटन करें, या फिर मदन फल के काढ़े से वमन कराएं। मदन फल का कल्क जो है कफज रजो दुष्टि में योनि में धारण करें। लोद्र और तिंदुक है, इनका काढ़ा का प्रयोग करें, या फिर जो बकरे का मूत्र है या फिर बकरा या जो शिप होता है उसका जो मूत्र होता है उसका मूत्र से प्रक्षालन करें। ये कफज रजो दुष्टि में बताया गया है। भेड़ या बकरे का मूत्र जो है उसका मूत्र से प्रक्षालन करें। ग्रंथि रजो दुष्टि में क्या बोल रहे हैं, तथा ग्रंथ्यार्तवे पाठा त्रिकंटक वृक्ष क्वाथकम, मतलब जो पाठा मूल है, गोक्षुर है, कुटज है, इनका काढ़ा इंटरनली लेना है। कल्क या धावन के लिए इसका प्रयोग करें तो ग्रंथि रजो दुष्टि, क्लॉट्स आने वाले जो रजो दुष्टि रहती है जिसमें क्लॉट्स बहुत ज्यादा निकलते हैं, उसमें प्रयोग करने के लिए बोला है। उसी तरह से कुणपुति पुय रजो दुष्टि में बोल रहे हैं, कुणपुयार्तवे चंदन क्वाथम पिबेत त्रिफला क्वाथ कल्क क्वाथो चात्र धारणा च अमने, मतलब चंदन का क्वाथ पीने के लिए जब कुणपुति पुय ऐसे आ रहा है, मतलब बहुत सड़ा हुआ स्मेल आ रहा है, बहुत ज्यादा पस आ रहा है, ऐसा जो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया, सर्विसाइटिस वगैरह हो गया, वेजिनाइटिस हो गया, ऐसे रजो दुष्टि में चंदन का क्वाथ पीने के लिए बोल रहे हैं। त्रिफला का कल्क योनि धावन के लिए बोल रहे हैं, योनि में रखने के लिए, त्रिफला का काढ़ा के धावन करने के लिए बोल रहे हैं। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं कि जब मूत्र पुरुष और ऐसा रजो दुष्टि हो रहा है कि मूत्र युक्त है या पुरुष युक्त है तो वो असाध्य है, क्योंकि वहां पे इंटरनल ओपनिंग हो गया है, परफोरेशन हो गया है, तो वो साध्य तो है नहीं, वहां पे सर्जरी ही कराना पड़ता है, ऐसे तो ठीक नहीं हो सकता है। तो इस तरह से, या फिर आगंतुक व्रण हो गया है तो उसमें शस्त्र कर्म करना बहुत जरूरी रहता है, उस हिसाब से हमें चिकित्सा करना चाहिए। अब आप लोग कुछ बताइए। डॉक्टर रश्मि मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी? रश्मि बगड़े मैम सुन पा रही हैं? रजो दुष्टि के पेशेंट आप लोगों ने देखे होंगे। सर, सर नमस्ते सर, सभी को प्रणाम, गुड इवनिंग सर। अभी वातज दुष्टि की, रजो दुष्टि की एक केस आई थी सर, तो उसमें मैंने पाठा दिया था और मंजिष्ठा, तो उससे काफी फर्क मिल गया। जैसे खाने में भी थोड़े से उनको चना ज्यादा खाने की आदत थी सर, तो उसको थोड़ा कम करने से थोड़ा सा रजस वाला परिचर्या भी बताई सर, तो एक पेशेंट में काफी रिलीफ मिला था सर। गैसेस बहुत ज्यादा थी और वातज दुष्टि थी सर, क्योंकि स्कैंटी फ्लो भी था और साथ में पेन काफी रहता था सर, मतलब उदर शूल भी रहता था उनको और कटिशूल भी रहता था साथ में। फिर कभी कभार उनको शिरशूल भी रहता था सर। ये पित्तज और वातज की दुष्टि थी, ज्यादा वातज की थी, और रंग भी सर रज प्रवृत्ति का डार्क ब्राउन था, ऐसे था सर। तो मैंने ट्रीटमेंट दिया था तो रिलीफ मिला था सर पेशेंट को। और मैम आप अभी ये एमडी का काउंसलिंग अटेंड करेंगी ना ये वीक में? सर हाँ स्टार्ट हो सर, जाएगा सर 5 तारीख से सर। आपका अच्छा हो जाएगा सब। थैंक यू सर, आप भी आशीर्वाद से सर, लग रहा है कुछ होगा तो सर वही सर। थैंक यू मैम। डॉक्टर अर्शिया शेख मैम, थैंक यू मैम। डॉक्टर अर्शिया शेख मैम, आप कुछ बताइए। सर मुझे मैम से पूछना था, उन्होंने पाठा मंजिष्ठा का क्या काढ़ा दिया था, कैसे दिया था? चूरन दिया था मैम मैंने सर। अच्छा। ये मैडम मैंने चूरन दिया था सर मैडम पेशेंट के लिए, मतलब 2 ग्राम में। हाँ, पाठा और ये मंजिष्ठा और साथ में गुरुजी भी दिया था मैम उनको उसके अकॉर्डिंग, और पुष्यानुक चूर्ण भी दिया था, तो इससे काफी रिलीफ मिला था हमें। तो मेन इसका रोल हुआ। अनुपान क्या रखा था पुष्यानुक चूर्ण के साथ? अनुमान पानी ही दिया था मैंने, तंडुलोदक तो नहीं दिया था उनको, अपने सारे पानी में। ये तीनों का अनुपान पानी था नॉर्मल?
पानी में, हाँ मैम, मिक्स करके 2-2 ग्राम की मात्रा सुबह शाम देती हूँ पेशेंट को ओके। खाना खाने से पहले। जी मैम। तो मैम आपने कैसे पेशेंट देखे हैं, रजो दूसरी के क्लॉट्स आने वाले या फिर वापस ऐसे कुछ बताइए। सर आप मुझसे हाँ आप अर्शिया नाम आपका ही है? हाँ हाँ हाँ, मैंने सुना ही दिया ना। सर मैं उसका पेशेंट का तो उतना नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मतलब सर इसमें एक वो रजस्वला परिचर्या का मैम ने जैसे बताया वो फॉलो करना चाहिए अच्छे से, और उसमें भी कुछ स्नान वगैरह का कुछ वर्ज्य है, शायद 2 डेज मतलब पूरा हेयर वॉश करके ऐसा, तो वो वर्ज्य है, और जितना फॉलो करो उतना अच्छा है। और एक उसमें दशमूलारिष्ट देने से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, अगर पेन बहुत ज्यादा है तो उससे भी बहुत अच्छा मिलता है रिजल्ट। जी। आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको क्लॉट्स आ रहे हैं उधर, आते हैं सर, हाँ वो तो होते हैं, क्लॉट्स वाले तो होते ही है उसमें क्या देते हैं आप लोग? सर। मोस्टली दशमूलारिष्ट, अशोकारिष्ट वगैरह इस तरह से। जी जी। जी और डॉक्टर कंचन मैम सुन पा रही हैं तो आप बताइए, आप लोग क्या देते हैं पतंजलि में, उनको क्लॉट्स वगैरह आ रहे हैं तो? जी सर, प्रणाम सर। मैं यहाँ पे ना सर, क्लॉट्स वगैरह आ रहे हैं तो हम लोग ना शिला सिंदूर, कहरवा पुष्टि, कांचन गुल चंद्रप्रभावटी ऐसे चलाते हैं सर। अगर क्लॉट्स आ रहे हैं तो उसकी सोनोग्राफी भी की जाती है। अगर फाइब्रॉइड्स वगैरह है तो उसके टाइप ट्रीट किया जाता है। अगर फाइब्रॉइड्स भी नहीं है तो हम इसे ऐसे, मतलब मैं इसे ऐसे समझती हूँ कि यहाँ पे कफ दोष का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट करती हूँ। तो यहाँ पे कांचनार का रोल अच्छा मिलता है, यहाँ पे महामंजिष्ठादि काढ़ा, केशर गुगुल का रोल अच्छा मिलता है। और सर यहाँ पेशेंट को जैसे कफवर्धक आहार पूरा बंद करने के लिए बोलती हूँ, और थोड़ा सा अनुलोमन देती हूँ, आरोग्यवर्धिनी वगैरह चलाती हूँ। त्रिफला चूर्ण है, हरित की चूर्ण है, ये भी रेगुलर बेसिस पे चलाती हूँ कुछ दिन के लिए, तो काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं सर। और आपको सुन के अभी तो मैंने यहाँ पे जैसे ग्रथिल ये है, तो मैंने यहाँ पे वो जो पाठा इंद्रयो और त्रिकटु वाला कॉम्बिनेशन ये भी चलाया है सर काफी पेशेंट में, तो वहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है उसका भी। और जैसे पेशेंट मोटा है या फिर एकदम पतला है, उसको भी देखा जाता है सर कि उसको किस हिसाब से वो संप्राप्ति बनी है, उस हिसाब से उसे ट्रीट करते हैं सर। जी सर। ठीक है, और किसी को कुछ एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए प्लीज यहाँ पर। सर मुझे कुछ पूछना था। हाँ पूछिए। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे कि क्या हम वरुणादि कषायम को किसी भी कॉम्बिनेशन में के साथ में दे सकते हैं, जैसे अशोकारिष्ट के साथ में या फिर दशमूलारिष्ट के साथ में? क्योंकि हाँ मैंने बिल्कुल। ये एक्सपेरिमेंट करना है अभी, तो मैं किसी का कोई हो इसमें। इसमें अंजना मैम का ज्यादा एक्सपीरियंस है। अंजना मैम है क्या? अभी नहीं है, वो बताएंगी। वरुण क्योंकि सिंह को वरुणादि आगे। कषायम तो हम लोग देते हैं, लेकिन ऐसे अलग दे देते हैं ना, तो फिर सर कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि पेशेंट्स को कांचनार गुगुलू से रिजल्ट नहीं आता है। सर मेरे पेशेंट को तो नहीं आता है, तो फिर हाँ मुझे वहां वरुणादि कषायम वगैरह कुछ अलग चलाना पड़ता है, इसलिए मैं पूछ रही थी। अंजना मैम को आने दीजिए, वो बताएंगे। थैंक यू सर। ठीक है, डॉक्टर परमिंदर मैम आपका कोई एक्सपीरियंस है कि रजो दुष्टि है और स्किन पे उसका इफेक्ट आ रहा है? ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसे सोचा है, ऐसे विचार किया है आपने? डॉक्टर परमिंदर मैम सुन पा रही हैं? हाँ जी सर, नमस्ते। हाँ आप बताइए, मेंसेस का और स्किन का कोई रिलेशन? मेंसेस खराब हुई और स्किन खराब हुआ, एक्ने आया, ऐसा कुछ है? सर ऐसा तो सर मैंने कभी ऐसा कोरिलेट करा नहीं है। आप करा करिए, किया करिए, क्योंकि क्या है ना कि स्त्री का जी सौंदर्य जो रहता है वो मेंसेस कितना अच्छे से क्लीन हो रहा है, जितना जी मेंस्ट्रुअल फ्लो अच्छा रहेगा उतना स्किन अच्छा रहता है, ग्लो रहता है, चार्मिंग फेस रहता है। हाँ जी जी। सर। हाँ सर मैं डॉक्टर एक चीज और शशि। पूछना चाहूंगी हाँ सर, जी, मुझे एक और पूछना है। आप सर पूछिए। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ना, फाइब्रॉइड, ये क्या नाम है, यू, हाँ, ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट फाइब्रॉइड वाले सर। तो हाँ सर जब भी मैं इनकी हिस्ट्री लेती हूँ तो ना इनका ना मेंसुरेशन गड़बड़ी रहता है, और जैसे ही मैं इनके मतलब, क्योंकि ये लोग इलाज कर रहे होते हैं है ना, फाइब्रॉइड वगैरह की कहीं की भी कुछ भी, और ये लोग ओरल पिल्स पे ही रहते हैं, और जब ये मेरे पास आते हैं तो मुझे मालूम पड़ता है कि इनका
इलाज चल रहा है ब्रेस्ट का, लेकिन इनकी जो मेंस्ट्रुएशन पैटर्न है उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, या ध्यान दिया है तो ओरल पिल्स पे चल रहा है। तो सर जब जिन पे ध्यान नहीं दिया जाता है तो सर मैं पहले उनका मेंस्ट्रुएशन करेक्ट करती हूँ, और साथ के साथ में जब एक बार मेंस्ट्रुएशन करेक्ट हो जाता है उसके बाद जब मैं ये फाइब्रॉइड वाला केस टच करती हूँ तो सर बहुत जल्दी इफेक्ट आता है। और कुछ में तो मैंने ऐसा देखा है कि ब्रेस्ट में जो गांठ होती है और मेंस्ट्रुएशन भी लंबा चल रहा होता है, तो सर उसमें दोनों की चिकित्सा करनी पड़ती है, एक ही की नहीं करनी पड़ती है। सर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसमें। शुक्रवार स्त्रोतस का मूल स्थान क्या बताया, बताइए। है सर, शुक्रवार स्त्रोतस का मूल स्थान शुक्रवाहनम श्रोतसाम, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। दो स्तन और शेफ ऐसे बोला। हाँ सर, मैं ऐसे आइडिया लगाती हूँ ना, क्योंकि अगर पीरियड्स ठीक से नहीं हो रहे हो तो वो ऊर्ध्वगामी होकर के जा करके कहीं ना कहीं तो इकट्ठे होंगे, तो इस वजह से उसका सर मैं ऐसे आइडिया लगा करके कि इसका मतलब इसके स्तन्य में दूषण हो रहा है, तो वो वहीं जा करके कहीं अपना घर बना के बैठे हैं। इसीलिए सर मैं फिर उस हिसाब से चिकित्सा चालू करती हूँ। और अगर स्तन्य में प्रॉब्लम है और अगर पीरियड्स इरेगुलर है स्तन्य तो नहीं, फिर इसको बोलिए स्तन्य। स्तन्य मतलब जो दूध आते हैं उसको स्तन्य हाँ, बोलते हैं। स्तन हिंदी में स्तन बोलते हैं ना, और वैसे बख्श क्या है जो भी। तो सर मैं इस हिसाब से सोच करके जब मैं चिकित्सा देती हूँ ना सर, तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बराबर, थैंक यू सर। सही बताया आपने। शशि मैम आप कुछ बताइए। हाँ जी सर, जहाँ तक रही बात कि पिंपल्स वगैरह या कुछ भी फेस पर डिस्कलरेशन रहता है, तो मेरे पास जब भी कोई पेशेंट आती है तो मैं हमेशा उनकी हिस्ट्री लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज शुरू से है कि जब भी पीरियड्स वगैरह इरेगुलर होंगे तो फेस में पिंपल्स, एक्ने या कुछ भी इस तरह की बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जो ब्लेमिसेस वगैरह होते हैं, उसमें भी हमेशा पीरियड्स का ही रोल रहता है। या लेडीज कहीं कोई और प्रॉब्लम भी, जैसे आर फैक्टर वगैरह भी अगर किसी का रहता है या कुछ भी रहता है, तो लेडीज के केस में मैं एक बार पीरियड की हिस्ट्री जरूर लेती हूँ, क्योंकि कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि आप उनसे बहुत सारे सवाल पूछ लीजिए, उसमें कहीं कुछ नहीं मिलता है। लास्ट में जब उनके पीरियड्स पर आते हैं तो पीरियड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, चाहे वो स्कैंटी पीरियड रहेंगे, चाहे वो मतलब पेन वाले रहेंगे, कुछ भी इस तरह की तकलीफ रहती है, तो उन सबको भी प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज को तो मैं हमेशा कंसिडर करती हूँ सर, और फिर उसको फोकस करके ट्रीटमेंट करो तो फिर रिजल्ट जल्दी आते हैं। मतलब आप ना रज को अच्छा कर देती हैं तो अपने आप फेस भी अच्छा हो जाता है। हाँ, वो शुरू से मेरा रहा है, क्योंकि औरत के शरीर में आर्तो जो है या रज धातु का काफी बड़ा रोल है, और अगर रज प्रॉपर है इसका मतलब है कि अंदर की और जो प्रोसीजर्स हैं वो सब सारे ठीक हैं। तो इस वजह से मैं हमेशा उस चीज पर फोकस करती हूँ, चाहे कोई प्रॉब्लम फेस ही नहीं और भी सारी जगहों पर भी। तो पीरियड्स को मैं जरूर हिस्ट्री में लेती हूँ लेडीज के साथ में, चाहे वो भले बोलते हैं कि नहीं ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग को आज के डेट में समझ भी नहीं होता है कि स्कैंटी क्या है, ओवर क्या है, वो अपने हिसाब से समझते हैं, तो वो सारी चीजें भी पूछती हूँ, फिर पता चलता है धीरे धीरे। जी सर। और क्या है ना कि जो चेहरा जो है हमारा फेस जो है ना, वो शुक्र का मैनिफेस्टेशन का स्थान है। हाँ जी, शुक्र हाँ जी हमारा सर। कितना है वो चेहरे पे दिखता है। हाँ जी, हाँ जी, कहीं ना होता है। ये शुक्र सार पुरुष के जो लक्षण डिफाइन थे तो उसमें तो था ही ना, फेस का ग्लो वगैरह होता है, आईज का ग्लो होता है, ये सब सारी चीजें शुक्र सार पुरुष के लक्षण होते हैं, तो उसमें चेहरा होता है। और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर मैं लूँ या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से लूँ तो शुक्र जो होता है अल्टीमेट हीलर होता है, और जो डिस्क्रिमिनेटिव पावर देता है, मतलब कि नीरछीर विवेक वाला हिसाब था, या अंशांश कल्पना की जो हम सूक्ष्म व्याख्या कर सकते हैं या सूक्ष्मता से समझ सकते हैं, वो शुक्र की वजह से आता है। तो जिसका शुक्र जितना बढ़िया होगा, क्योंकि होता क्या था जब हम लोग पढ़ते थे तो शुक्र को हम लोग स्पर्म समझ लेते थे, और वहीं पर गलती होती थी। शुक्र तो स्पर्म उसका हो सकता है 1 या 2% पार्ट हो, मतलब सीमेन वाला पार्ट, उसके अलावा सारा जो शुक्र है, जैसे सारी धातुएं हैं, सारे मतलब दोष हैं, सारे मल हैं, वो सर्व शरीर में होते हैं, और उनका मतलब उस तरीके से बनते भी हैं। तो उसका अंदर जितना बढ़िया शुक्र होगा उसका अंदर उतना बढ़िया ओज होगा, तो उतना बढ़िया ओज होगा तो उतना बढ़िया हीलिंग पावर होगा। तो मैं उस चीज को ऐसे लेती हूँ सर, इसलिए इन सब सारी जगहों में भी त्रिभंग भस्म वगैरह से बढ़िया काम चलता है। त्रिभंग भस्म है, त्रिफला है, ये सब सारी जीवन सर, आप जो ये बोल रहे हैं ना फेस से रिलेटेड, सर जो मेरे पास अभी केस चल रहा है ना, उसकी कुड़प गंधी करके ऐसी एमसी आती थी, और सर वो जो पेशेंट थी सर वो बहुत ही वीक थी, एक तो पहाड़न थी, वो बहुत ज्यादा वीक थी। तो सर मैंने जब उनको ना ब्राह्मणी द्रव्य दिया सर, तो उनके सर विद इन 15 डेज उनके चेहरे पे एक अलग ही चमक आ गई सर। वो पिंकिश गोरा होना एक अलग होता है, लेकिन मुरझाया गोरा अलग होता है ना सर, वो पिंकिश कलर आ गया,
और फिर उसके साथ में जब दवाइयाँ चली उनकी, तो सर मतलब कि 1 महीने के अंदर वो टोटली उनका चेंज हुआ, वेट गेन हुआ। तो कहीं ना कहीं सर मुझे लगता है कि यहाँ पे वही माल न्यूट्रिशन भी रोल प्ले करता ही करता है। जब तक कि सारे इंद्रियों को और सारे हमारे ऑर्गन्स को मतलब पोषण मिलना चाहिए। तो भला अश्वगंधा शतावरी शतावरी तो ऐसे कहा ही जाता है कि एस्ट्रोजेनिक होता है और वो बहुत अच्छा ही देता है। तो सर मैंने तो यही यूज किया था और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उसका। और वो जो लेडीज थी वो परेशान थी, 3-4 साल से परेशान थी सर। मेरा एक ये जो आयुर्वेदिक साइकिल में मैंने इतना इफेक्ट देखा उसका सर। जी सही बताया आपने। वो जो आपने ब्रेस्ट का भी बताया ना, लंप जो रहता है, जी तो वो भी सच में अगर मेंसेस रेगुलर कर दिया ना तो वो एकदम ठीक ही हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। नहीं सर, ये तो मेरा ना, मैंने क्योंकि मैं अब यहाँ पे जैसे देख रही हूँ ना, पहले तो मतलब ऐसे कि अब जब आयुर्वेद से, अब जब से इस प्लेटफॉर्म पर आई तब से हम चारों दिशाओं में सोचने लगते हैं ना सर। तो मैं आयुष दर्पण पे आने के बाद जब मैंने ये कहा कि अरे यार, तो ये तो उसका पीरियड्स इरेगुलर चल रहा है। वो आई मेरे पास थी ब्रेस्ट ट्रीटमेंट लेने के लिए, और वो जो मेरी मॉर्निंग में डॉक्टर बैठती हैं उनको वो उनसे वो ओरल पिल्स ले रही थी मेंस्ट्रुएशन रेगुलर करने के लिए। 9 महीने से उसका मेंस्ट्रुएशन रेगुलर हो रहा था विद ओरल पिल्स, और किसी ने भी उसको ब्रेस्ट को टच नहीं किया। जब वो मेरे पास ब्रेस्ट की कंप्लेन लेके आई तब मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री खंगाली, तो मालूम पड़ा कि वो ओरल पिल्स पे 9th मंथ पे, और किसी ने कोई ब्लड टेस्ट, किसी ने कोई कुछ टच नहीं किया, और उससे ये बोला कि आप अभी बैचलर हो, अभी आपके 7-8 साल ही तो हुए, मेंस आई हुई, ये चलता रहता है। मैंने कहा नहीं, ऐसा चलता ही नहीं है। और सर फिर मैंने उसको ट्रीटमेंट किया और अभी वो ठीक है। जी मैम, सही आपका बला अश्वगंधा किस रूप में दिया था आपने? कितना डोज दिया था? क्षीर पाक 1-1 चम्मच सर। एक चम्मच, ओके। हाँ, ठीक है। सर और एक मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी सर। हाँ, मैंने करिए। 1-2 पेशेंट के साथ किया था सर। जैसे योनि कंडू होता है किसी लेडीज में, या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग भी होती है सर, तो उसमें मैंने ना उन लेडीज लोगों को फिटकरी से धावन करने के लिए कहा, तो बहुत एक्सेलेंट रिजल्ट आया था सर। महज जी 1-2 दिन में तो उनकी इचिंग या कंडू जो है वो खत्म हो गया सर, और जो ब्लीडिंग एक्सेसिव होती थी उनमें भी काफी रिलीफ आया था सर। मान लीजिए अगर एक पूरे दिन में अगर वो धावन करते 5-6 बार, तो सर 50% तक उनको रिजल्ट मिलते थे सर एक्सेसिव ब्लीडिंग में सर। ये एक फिटकरी बहुत अच्छा काम करता है सर इसमें। सर फिटकरी से मुझे याद आया कि एक पेशेंट था, उसको पाइल्स जो था ना, ब्लीडिंग पाइल्स था, उसने फिटकरी का घोल पी करके वो ब्लीडिंग बंद करी। सर क्या ये सही था? ऐसे रोक बराबर। सकते हैं ब्लीडिंग? हाँ रोक सकते हैं, जी फिटकरी तो स्तंभक होता है ना। हाँ जी सर, लेकिन हम जैसे नहीं सोच, हमने तो जैसे पढ़ा है कि तुरंत पाइल्स की ब्लीडिंग तुरंत नहीं रोकनी चाहिए। मेरे ख्याल से पाचन तो करना ही पड़ेगा सर, वो अचानक से। अगर वो आमावस्था नहीं रहेगी तो कोई बात नहीं, निरामावस्था रहेगी तो चलता है। हाँ, उसने सर पूरा 1 गिलास पूरा, और मतलब 1-2 चम्मच उसने फिटकरी लेके घोल के सर पी लिया। भैया हाँ तो बंद वो हो गया। होगा, वो पहले बह गया होगा, फिर बाद में पिया तो बंद हो गया। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। जी इसलिए डॉक्टर परमिंदर मैम, आपने हमेशा मेंसेस का जरूर कंसीडर किया करिए जब भी आप स्किन का इलाज करते तो। हाँ जी सर, एक्चुअली थोड़ा थोड़ा सा तो मैं सोचती हूँ, क्योंकि आजकल सर मतलब जो मेरी प्रैक्टिस में पेशेंट्स आ रहे हैं ना स्किन के, तो सर सब में मैंने मतलब चाहे वो मिडिल एज फीमेल्स हैं, चाहे वो यंग फीमेल्स हैं, थोड़ी सी एज्ड फीमेल्स हैं, तो उनमें मतलब मुझे एक ये कंसिडरेशन आजकल बहुत मिल रही है सेरम प्रोलैक्टिन की। सभी का डिरेंज्ड है। ये मुझे मतलब पहले तो मैंने सोचा पता नहीं मतलब ये लैब रिजल्ट्स में कुछ हो गया है या कुछ है, बट ओवर द टाइम और डॉक्टर से भी बात करा है तो सब लोग बोल रहे हैं कि सेरम प्रोलैक्टिन बहुत डिरेंज हो रखा है सब पेशेंट्स का, और साथ में उनको स्किन के इश्यूज भी होते हैं, और साथ में उनको फिर कोई ना कोई मेंस्ट्रुअल इशू भी रहते हैं। तो तो ये मैम ने वही बताया ना, प्रोलैक्टिन लेवल कम ज्यादा कहीं ना कहीं स्तन्य व स्त्रोतस की दुष्टि हो रही है वहां पे। हाँ जी सर, तो एक्चुअली मतलब जैसे मॉडर्न में पढ़ाते हैं वो HPO एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, तो उसके हिसाब से अगर सोचे तो कुछ ना कुछ मतलब ऐसा भी देना चाहिए जो मनोवय स्रोतस में मतलब काम करे, क्योंकि स्ट्रेस तो आजकल सबको है ही है, ये तो जी एक इशू है ही है। और सेकंड एक सर, मैंने जैसे मैम ने शुक्र सार का मतलब अभी मैंने सुना कि शुक्र सार के बारे में बात कर रहे थे,
तो जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो जब वो अष्टसार पढ़ाया तो उसमें था त्वक्सार। तो मतलब त्वक कब हम स्किन को लेते हैं, तो मतलब मुझे बड़ी उस टाइम ये कंफ्यूजन हुई कि इन्होंने रससार क्यों नहीं लिखा, मतलब आचार्य ने त्वकसार क्यों लिख दिया। तो फिर मुझे डायरेक्ट मतलब अभी समझ आता है कि जो रस धातु है उसका डायरेक्ट रिलेशन स्किन के साथ है, और स्किन की मैनिफेस्टेशन से हम किसी भी दोष दोष का पता चला सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो वो मुझे अभी समझ में आती है कि वो जो पहली वाली सार है वो लास्ट वाली सार के साथ बिल्कुल कोरिलेट करती है। अगर वो सही है तो फिर वो लास्ट वाली भी सही होगी। तो कहीं ना कहीं रस सार जो भी मतलब रहता है उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है आजकल। ये मतलब मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहती है हमेशा जैसे पेशेंट्स में। हमारे सर जब इलाज बताते हैं ना स्किन का, उसमें रस हाँ जी। पाचक, रक्त पाचक ऐसे जो ऐड कराते हैं, हाँ जी। अटोलिन, रस पाचक, रक्त पाचक से मैम जब आप हम रस एलएफटी लिपिड प्रोफाइल भी कराया करिए साथ में, ग्रहणी दृष्टि का बहुत अच्छे से वो मिलेगा आपको, ये आप कराओगे जब। हाँ जी, और ये सेरम प्रोलेक्टिन वाले पेशेंट्स में क्या करें, क्योंकि और तो इस सिर्फ ये एक ही वो ड्रग है। आर्तव शुद्ध करने वाला जो दवाइयां हैं, आर्तव शुद्धि करने का, जैसे देवदार हो, पूरा शरीर का पंचकर्म कराना, शरीर का शुद्धि हो गया, प्रोलैक्टिन लेवल नॉर्मल हो जाता है। ठीक है सर। किसी को कुछ बताना है प्रोलैक्टिन लेवल नॉर्मल करने का क्या उपाय है? सर रस का पाचन करेंगे तो वो भी नॉर्मल होगा ना, कि वो रस से स्तन की भी निर्मित होती है उसकी। सासन्यम ततो रक्तम असृजा, ऐसे बताया हाँ पाचक मैम देने वो का। ड्यूरेशन ना सर, वो आप जो बोलते हो ना ड्यूरेशन 3 महीने का, तो रस से रक्त, रक्त से मांस, वो टिल द एंड तक, लास्ट धातु तक उतना टाइम लगता ही लगता है, तो उतने में तो देना कंपलसरी होता ही है आपको ट्रीटमेंट, किसी भी गायनी में अगर आप दे रहे हो तो। मतलब मेरा मानना ये है, और मैं ऐसे ही देती हूँ, तो 3 महीने तो मेरा चलते ही चलता है। मैम 3 महीने मतलब एक धातु पाचक देते हो या कैसे, 3 महीने में धातु सारे पाचक तो मैंने कभी यूज नहीं किया, ये तो धातु पाचक वाला सिद्धांत तो अभी आयुष दर्पण जुड़ करके मिला है। लेकिन मैं तो अशोका, मेरा तो सबसे बढ़िया अशोका रिस्ट है, दशमूला रिस्ट है, वरुणादि क्वाथ है, तो ये सब का जो होता है ना, और सबसे बेस्ट मेरा ये जो चूर्ण पुष्यानुक चूर्ण है, तो ये सारा तो मेरा 3 महीने चलना ही चलना है। सुकुमार आसव भी उसी में ऐड कर लेती हूँ कभी, ऐसे मैम ना, तो ऐसे करके मैं 3 महीने जरूर चलाती चलाती हूँ। तो आप एक तरह देखो ना, तो अगर आप ऐसे जो आपके ओरल पिल्स चलती हैं, इनका भी ये लोग ऐसे ही करते हैं ना कि 3 महीने ओरल पिल्स चलाते रहेंगे, उसकी ब्लीडिंग को रोक देंगे। तो अगर आप किसी की ब्लीडिंग को रोक रहे हो और फिर एक एक धड़ल्ले से ब्लीडिंग करा रहे हो, थ्रेश होल्ड ब्लीडिंग करा रहे हो, तो वो एक्सेसिव अमाउंट में भी हो जाएगा। पर अपने में ऐसा थोड़ी ना है, हम लोग तो उसको आहिस्ता आहिस्ता लेकर के आते हैं, साम्य धातु अवस्था में लेके आते हैं। तो इस हिसाब से भी अगर आप देखो तो हम लोग का भी, सबके सिद्धांत एक हैं, बस थोड़ा 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 अलग ही होता है, ये है। सही बोला आपने। और किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए यहाँ पर। आप लोग यहाँ पर जो चर्चा होती है ना कहीं सभी को प्रैक्टिस में जरूर सपोर्ट करती है। इस तरह से भी सोचना चाहिए, इस तरह से भी सोचना चाहिए। डॉक्टर स्मिता मैम, आप कुछ बताएंगी? स्मिता देशमुख मैम, पुणे की डॉक्टर स्मिता मैम। नहीं सर, मैं फंक्शन में हूँ सर, सॉरी। फंक्शन में, ठीक है, कोई आवाज बात आ नहीं। जाएगी नहीं तो। ठीक है, कोई बात नहीं। डॉक्टर आदित्य सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्लॉट्स आता है, स्कैंटीमेंसेस आता है, तो इसमें एलोपैथी में क्या सोचते हैं? सर मैंने एक्चुअली मैं ट्रीटमेंट नहीं किया, मैं बस थ्योरी ही जानता हूँ सर। ट्रीटमेंट मैंने ऐसे पेशेंट्स नहीं बताइए, अगर आपका कहने का पढ़ाई है तो। सर क्लॉट्स में बेसिकली सर मैंने ऐसा ट्रीटमेंट नहीं किया सर। बस वो हार्मोनल साइकिल्स देते हैं, और अगर इन्फेक्शन है तो वो क्लियर करते हैं एंटीबायोटिक्स देके, और अल्ट्रासाउंड देख के कुछ लोकल पैथोलॉजी है क्या जो हटानी है। सर सर मैंने आपको हम लोग जो बात कर रहे हैं आपको समझ आ रहा है? हम लोग जो बात कर रहे हैं, वातज रजो दृष्टि, पित्तज रजो दृष्टि, आपको हाँ सर, समझ आता है? हाँ वातज मतलब जहाँ पे वायु की परेशानी या पेन रिलेटेड स्कैंटीमेंसेस, या जहाँ पे मेटेरियल थिकनिंग कम हो गई। पित्तज में यूजुअली उष्णता बढ़ जाती है, जैसे पस रिलेटेड या कलर डिस्चार्ज हो रहा है। कफज में थिकनेस बढ़ जाती है, थिकी सिक्रीशंस या इस टाइप की चीजें। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, असल में आयुर्वेद का प्रैक्टिस करना बहुत इजी है, बस बेसिक क्लियर हो गया, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सर बहुत अच्छा है सर, आप ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है।
थैंक यू। डॉक्टर कंचन मैम और कुछ बोलना चाहेंगे कि सेशन बंद कर दें हम? किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। सर बंद कर दीजिए, थोड़ा बिजी हूँ। जी ठीक सर। है, तो अभी सेशन बंद कर देते हैं, फिर 8:15 बजे फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू सर। 8:15 पे मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you.